Okay. So it is about the chapter 1 Indian economics on the eve of independence कि जिस टाइम पे 1947 आप लोग आजाद हुए, फ्रीडम हुआ, उस टाइम पे इंडिया की कैसी हालत थी। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस टॉपिक को कवर किया गया है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फॉरेन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए की इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल के उससे कि एट द टाइम इंडिया के अंदर डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये सब कुछ क्या था। तो हमने ऐसे इसको अलग अलग किया है टॉपिक टू टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द फर्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले अगर हम देखें कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी इकोनॉमी थी वो कैसी थी। अगर हम बात करें उस टाइम हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड थी। उस टाइम हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड। अब बैकवर्ड से आप क्या समझते हैं, बैकवर्ड का मतलब होता है सबसे पहले तो स्लो ग्रोथ, कि जो हमारी ग्रोइंग है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्लो है। और दूसरा पॉइंट क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब जो आप पर हेक्टर ऑफ लैंड बना रहे हैं, यानी कि एक सिंपल सी चीज होती है ना कि आप जैसे हर किसी के पास 24 आवर्स हैं, तो 24 आवर्स को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो सेम वे जो जमीन है वो तो फिक्स है ना, बट उस जमीन से हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। तो जो जमीन आपको 1000 kg दे सकती है, आप उससे लेट से मान लीजिए सिर्फ 200 kg आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि स्लो ग्रोथ होना और लो प्रोडक्टिविटी होना। दूसरा पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ ईव, जिस टाइम हम ईव की बात करते हैं इंडिया की, उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो इंडियन इकोनॉमी इज सेमी फ्यूडल। इंडियन इकोनॉमी इज सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ राजशाही चलेगा और कुछ कुछ गवर्नमेंट टाइप चलेगा। तो मिक्स इकोनॉमी थी उस टाइम पे हमारी, दैट इज कॉल्ड सेमी फ्यूडल, इसे आप क्या कह सकते हैं, मिक्स इकोनॉमी। अच्छा, तीसरा पॉइंट, एट दैट टाइम हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा मेजरली किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड थी गाइस, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन किसके अंदर थी, एग्रीकल्चर के अंदर थी। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारी इकोनॉमी का बैकवर्ड होने का रीजन क्या था, वाई आर इकोनॉमी इज बैकवर्ड। उसके दो रीजन थे, वन इज द ब्रिटिश राज एंड सेकेंड इज द कॉलोनाइजेशन। जो कॉलोनीज बना के उन्होंने लगान सिस्टम लगा दिया था, जमींदारी सिस्टम लगा दिया था, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर रही थी। और दूसरा क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे पे राज कर रहे थे, तो उनका सिर्फ एक काम था कि इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जाए, इंडिया को ग्रोथ या डेवलपमेंट ना दी जाए, इंडिया को सिर्फ क्या किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए। और वो अपनी कंट्री दैट से इंग्लैंड को हमेशा क्या करना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे। तो दैट्स वाई अगर हम ये जाने कि हम क्यों बैकवर्ड थे, उसके दो रीजन है, एक तो ब्रिटिश राज की वजह से, एक कोलोनाइजेशन की वजह से। ठीक है, आगे चलें। अब जब हम बात करते हैं इनकम की, जब हम बात करते हैं इनकम की, सो इनकम का सेंस क्या होता है, इनकम इस सेंस में आपसे पूछा गया है पर कैपिटा इनकम। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। आपसे किस सेंस में पूछा गया है, पर कैपिटा इनकम, की ऑन एन एवरेज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में एक पर्सन कितना कमा रहा था। ठीक है, और पर कैपिटा का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। आप एनवाई, एनवाई स्टैंड फॉर नेशनल इनकम। आप नेशनल इनकम को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा गाइस, पर कैपिटा इनकम निकल के आएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन अगर आप करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उस टाइम पे, दैट मीन्स जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो उस टाइम पे क्या था, 20th सेंचुरी चल रही थी। तो 20th सेंचुरी पर हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी थी, तो इट इज लेस देन 0.5%। इट इज लेस देन 0.5%, यानी कि अगर 100 रुपए की बात करें, अगर 100 पॉपुलेशन है तो एक बंदा 50 पैसे कमा रहा था। इतनी ज्यादा लो हमारी पर कैपिटा इनकम थी एट द पॉइंट ऑफ 20th सेंचुरी। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करना तो हमने सीख लिया कि कैसे होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पर ये सबसे पहली बार बताया किसने, सबसे रियलिस्टिक, बहुत बढ़िया तरीके से किसने समझाया था, तो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक, रिलायबल वे में जिसपे आप विश्वास कर सकते थे, वो समझाया था आपको VKRV राव। ओके, ये VKRV शॉर्ट में है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, राव। ठीक है, ओके, VKRV राव ही आएगा आपको, उसमें भी जो आएगा आपकी बुक्स वगैरह में यही दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है। ठीक है ना। अब एनवाई पर कैपिटा इन्होंने क्या किया था, एस्टिमेट किया था, मोर रिलायबल, द वर्ड इज मोर रिलायबल। कुछ लोगों ने, औरों ने भी किया था, पर सबसे बेहतरीन जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते थे वो किसने किया था, राव ने किया था। ओके, 6
ओके, एक ये 7th कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, 7 पॉइंट। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन। और वर्किंग पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या बनता है हमारे पास, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बनता है। वर्किंग पॉपुलेशन के नाम पे क्या बनता है हमारे पास, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बनता है। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है वो सारी की सारी वर्किंग पॉपुलेशन, सारी की सारी वर्किंग पॉपुलेशन जिसे आपने कहां कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इन 3 सेक्टर्स। हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, तो आपने अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इन 3 सेक्टर्स कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगर आपको कभी पूछा जाए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब हम अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सेक्टर है क्या क्या। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, वो है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर। दूसरा पॉइंट, आपकी मैक्सिमम लेबर किसमें लगी होती है, एग्रीकल्चर में। तो आपके पास जितनी भी सरप्लस लेबर होती थी वो सारी की सारी कहां पे लग जाती थी, एग्रीकल्चर में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री के अंदर क्या चीजें चल रही थी, वन इज गोइंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कि हमें अगर सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाना था तो हमें क्या करना था, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट। एंड सेकेंड पॉइंट इज डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, आप अपने बिजनेस को और अलग अलग जगहों पर स्ट्रीम आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा है, तो टाटा मोटर्स है, फिर टाटा ने गोल्ड भी खोला, तनिष्क खोला हुआ है, आज की डेट में आपको टाटा सॉल्ट वगैरह भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पे 2 चीजें हुई, एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया, और दूसरा क्या किया, हमने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज बनाने पे हम डाइवर्सिफाई करते गए। अच्छा, थर्ड इज टर्शरी सेक्टर विच इज रिलेटेड टू सर्विस। थर्ड इज रिलेटेड टू सर्विस। अच्छा जी, अब सर्विस के नाम पे बेसिकली क्या था, ये क्या करते थे, सर्विस का काम था जी जो एक्सपोर्ट कर दो सरप्लस, यानी कि इंडिया के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, जितना भी आपने एक्स्ट्रा सामान उगाया है, रॉ मटेरियल वगैरह, उसको क्या कर दो, सारे को एक्सपोर्ट कर दो, और उससे जितना पैसा कमाओगे उसको कहां पर यूज कर लो, वॉर एक्सपेंसेस के लिए, उसको कहां पर यूज कर लो, वॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, दैट इज ऑल्सो स्टिल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हम सेकेंड पॉइंट पे आ रहे हैं, कंटिन्यू विद द एग्रीकल्चर। ओके, सो एग्रीकल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइमरी सेक्टर है, ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा अगर कभी आपको पूछता है माइनिंग एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो क्या वो प्राइमरी सेक्टर में आती है या नहीं आता, तो माइनिंग एज अ प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो यू विल से यस, इट विल कम इन दैट। ओके, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी चीज क्या थी, वो हमारा प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन था, यानी कि मैक्सिमम लोग किसके अंदर थे, एग्रीकल्चर के अंदर थे, ज्यादातर लोग सारे के सारे एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे थे। दूसरा, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी वैल्यू क्रिएट होती थी, नेशनल इनकम जो क्रिएट होती है, उसमें सबसे ज्यादा गुड्स जो भी क्रिएट किए जाते थे, कौन से सेक्टर से किए जाते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर से किए जाते थे। नेक्स्ट, अगर हम एक चीज चेकआउट करें कि एट दैट टाइम हमारा रियल आउटपुट कितना था, तो द रियल आउटपुट इज लेस देन 2%, ठीक है। जो आपका रियल आउटपुट चल रहा था वो कितना चल रहा था, एग्रीकल्चर से 2% से भी कम, यानी कि हम जो एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे लैंड से वो इतना कम कर पा रहे थे, यानी कि हम स्ट्रेंथ कितनी है, बट आपका यूज बहुत ही कम हो रहा है। पोटेंशियल, यानी हमारा जितना पोटेंशियल था हम उसमें से सिर्फ और सिर्फ लेस देन 2% ही यूज कर पा रहे थे, इतनी ज्यादा लैंड हमारी ऐसे यूज हो रही थी। अच्छा, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्स्ट थिंग थी वो थी सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है, सेल्फ कंजम्पशन फार्मिंग, जब आप फार्मिंग करते हैं अपने खुद के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंजम्पशन फार्मिंग। दिस इज द 4th पॉइंट, दिस इज द 5th पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट, सेल्फ कंजम्पशन के बाद हम किस पे शिफ्ट हुए, कमर्शियलाइजेशन पे। किस पे शिफ्ट हुए, कमर्शियलाइजेशन पे। और कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम प्रोडक्शन करें क्रैश क्रॉप्स, कौन सी वाली, कैश क्रॉप्स, ठीक है, नो की जो फूड क्रॉप्स होती है उनको नहीं उगा रहे हैं हम, कौन सी उगा रहे हैं, कैश क्रॉप, जो ओपियम वगैरह लगती थी, और उनको क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है इन द मार्केट। तो आपको अगर पूछा जाए, डेफिनेशन दी जाए कि भैया प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स एंड सेल इन द मार्केट इज कॉल्ड, तो आपको पता होना चाहिए कमर्शियलाइजेशन। और अगर आपसे उल्टा पूछा जाए कि कमर्शियलाइजेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स।
और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कमर्शियलाइजेशन के अंदर कौन सी क्रॉप उगती हैं, तो कौन सी होती हैं? कैश क्रॉप्स होती है। ठीक है, ओके। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन है, जीडीपी में सबसे ज्यादा देता है। सब्सिस्टेंस का मतलब जब आप अपने लिए ही उगाते हैं, कमर्शियलाइजेशन जब आप सेल के लिए उगाते हैं। और कौन सी क्रॉप? कैश क्रॉप्स। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एग्रीकल्चर में एक और चीज है जो चलती है, वो है हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें क्या है? ज्यादा है एज पर द रिक्वायर्ड। आपको चाहिए 10 लोग पर काम कर रहे हैं 15। दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितने की रिक्वायरमेंट है जब उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है यहां पर, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन ये क्या होता है? नॉन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप कंजम्पशन करते हैं कौन से गुड्स की? नॉन एसेंशियल, जो आपको नहीं चाहिए, जब उनकी कंजम्पशन करते हैं तो उसे कहा जाता है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। ओके, 9th नंबर है, मतलब जो जरूरी नहीं है बट यू आर यूजिंग दम। ठीक है ना, जो जैसे वो कहते हैं ना कि सर्वाइवल के लिए जो जैसे पानी हो गया, खाना हो गया, ये जरूरी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें जो हम यूज करते हैं जो सर्वाइवल के लिए नहीं है जरूरी। ठीक है, हाँ ठीक है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आइए जी, अगर हम फूड शॉर्टेज की बात करें आफ्टर पार्टीशन, अगर वो पूछते हैं कि एकदम से जब हम फ्रीडम पे आए, पार्टीशन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो एकदम से शॉर्टेज ऑफ फूड क्यों हुआ? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जो सबसे ज्यादा सरप्लस एरिया था यहाँ पे, जहां पर सबसे ज्यादा फूड क्रॉप्स उगती थी, जो कि वेस्ट पंजाब और सिंध था, वो कहां पे चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया एकदम से फूड की शॉर्टेज क्यों पड़ी, क्योंकि जो सबसे बेहतरीन एरिया था दैट इज द वेस्ट पंजाब एंड द सिंध, वो कहां पे चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है। तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता है कि आप ओनर बना देते हैं लैंड के, किनको? जमींदार्स को, और उनका काम क्या है? उनका काम है कलेक्शन ऑफ रेंट विद नो मर्सी टू द कल्टीवेटर्स। और जो लोग उनपे काम कर रहे हैं उनसे कोई दया भाव नहीं, उनसे जो रेंट चार्ज कर सकते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। और ब्रिटिशर्स को क्या देते थे? वो एक फिक्स रेंट देते थे। अच्छा, इसके अलावा इस सब चीजों से क्या हुआ? जब हमने टिलर्स और जमींदारी सिस्टम लाया तो हमारी इकोनॉमी पूरी क्या हो गई? स्टैग्नेशन पे आ गई। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? रुक जाना। क्यों? क्योंकि कोई डेवलपमेंट की तो बात कर ही नहीं रहा था। टिलर्स कैसे उगाएंगे, क्या क्रॉप उगेगी, कोई मतलब नहीं। उनका मतलब था भैया तुम उगाओ चाहे ना उगाओ, हमें तो हमारा रेंट चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? इकोनॉमी पूरी स्टैग्नेट कर गई। तो स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी हो गया था। और ये हुआ किसकी वजह से था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से? लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से। और लैंड सेटलमेंट सिस्टम वही थी जिसमें आपने क्या किया था? जमींदार को ओनर बना दिया था, और उनका काम क्या था? कि कलेक्शन ऑफ रेंट विदाउट द मर्सी। उनके ऊपर टिलर से उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो उन्हें क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है गाइस, दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर।